हाँ जी। हम्म। बताइए विकास भाई, क्या बात करना चाहते हैं आज आप? नमस्कार मृत्युंजय भाई, तो स्वागत है नमस्कार। आपका। थैंक यू थैंक यू। मैंने सुना है कि आज आज हम साइंस के बारे में बात करने वाले हैं। देश में साइंस में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? साइंस की स्थिति तो देश में गंभीर चल रही है। अभी आपने रिसेंट में वो न्यूज़ देखी होगी कि आ, हम्म। जो टॉप 10 एआई कंटेंट के द्वारा पब्लिश पेपर किए जाते हैं उसमें से 9 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इंडियन हैं। और इंडियन। 9वें नंबर पे शॉकिंगली यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे जैसी यूनिवर्सिटी का नाम है, जिसका काफ़ी अच्छा रेपुटेशन है हमारे देश में, या पहले हुआ करता था। अभी पास डिकेड में डिक्लाइन तो हुआ है काफ़ी। तो ये स्थिति हम्म। है साइंस को लेके। और तो यार, ये जो एआई जनरेटेड कंटेंट है, हम्म। इससे रिलेटेड, मतलब जैसे, अब जैसे जिन लोगों ने, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई यूनिवर्सिटी कर रही है ना? करेक्ट। भाई यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी लोग। चलाने वाले कुछ लोग होते हैं, प्रोफेसर होते हैं जो हम्म। पब्लिश करते हैं। हम्म। तो जब इस तरीके की कोई चीज़ होती है, तो क्या हम्म। किसी प्रोफेसर को कोई डीमेरिट पॉइंट या कोई इस तरीके की चीज़ें होती हैं, या मतलब, या फिर ये है कि हाँ चलो हो गया हो गया, आगे से मत करना? मतलब किस तरीके का सिचुएशन है यहाँ पे? मतलब अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होती है? मुझे लगता है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मुझे लगता है कि जर्नल्स के एंड पे ज्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, जागरूकता है। तो क्या होता है हम्म कि जैसे पेपर पब्लिश हुए, अब हम्म एक और आंकड़ा है कि प्रिडेटरी जर्नल्स जो हैं उसमें पेपर हम्म। पब्लिश करने के मामले में इंडिया नंबर 1 है ना। या। तो मैंने कुछ, सही हो सकता है या गलत हो सकता है, 30-35 हजार पब्लिकेशन साल भर में हमारे पास प्रिडेटरी जर्नल में आते हैं। हम्म होल एंड सोल इन चीजों का मतलब क्या है? इन चीजों का मतलब ये है कि हमारे पास जो लो क्वालिटी साइंस है। लो क्वालिटी हम्म साइंस जब मैं बोलता हूँ तो साइंस में इनोवेशन या डायरेक्शन की कमी कहना चाहिए। और इसमें बहुत हम्म बड़ा रोल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स का है। इंडिया हम्म वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में। लेकिन अगर आप हम्म इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस को छोड़ दें, अगर हमारी जो हम्म। आईआईटीज हैं आईटी, आईआईसीआर, नाइसर, एनआईटीज। और कुछ एनआईटीज, सभी एनआईटीज हम्म नहीं, मैं कहूंगा कि टॉप 15-20 एनआईटीज हैं। और हम्म सीएसआईआर के इंस्टीट्यूट हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट हैं। तो हम्म इधर साइंस के बारे में इनफ जागरूकता है, क्योंकि यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं या जो रिसोर्सेज यहाँ पे आए हैं वो हम्म इंटरनेशनल सिनेरियो को अच्छा खासा एक्सपोजर है उन लोगों का। प्लस हम्म रिसर्च फंडिंग या रिसर्च सपोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनके प्रॉपर नॉर्म्स हैं, मतलब प्रॉपर हम्म सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है। प्रॉब्लम है हम्म स्टेट यूनिवर्सिटीज और जो बाकी अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में। इवन हम्म नामी गिरामी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे लवली प्रोफेशनल हो गया या एसआरएम चेन्नई हो गया, इनका काफी नाम है। एक अच्छी हम्म खासी मोटी फीस लेते हैं ये लोग, 3-3, 5-5 लाख, 7-7 लाख रुपए डिफरेंट हम्म कोर्सेज की फीसेस हैं यहाँ पे। तो हम्म आप देखिए कि इन सब जगह पे भी जो कहना चाहिए अंडरस्टैंडिंग है साइंस को लेके, तो वो हम्म बहुत ही खराब है। नारू हम्म गोपाल मन्ना ने ज्वाइन किया है हमें, तो मन्ना जी, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि साइंस का जो प्रिडेटरी जर्नल्स और ये सब जो अभी हो रहा है, हम्म हमने वो न्यूज़ देखी अभी कुछ दिन पहले कि कितनी खराब स्थिति है कि जो 10 में से 9 यूनिवर्सिटीज इंडिया हैं जो एआई बेस्ड या कहना चाहिए कि कॉपीराइट वाले कंटेंट को जो, पब्लिश कर हाँ, रहे हैं। तो जो एआई ऐसा, जनरेटेड कंटेंट को अपने अपने उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। AI generated is one part, the other part is हम्म the content which is not new or novel, it is just copy paste from earlier published content। तो अब क्या हो रहा है हम्म कि इस वजह से रिट्रैक्शन एक एक्शन है जो जर्नल लेते हैं। कि जब जर्नल आपकी गलती पकड़ लेते हैं तो वो आपको कहते हैं कि आप चुपचाप अपना पेपर रिट्रैक्ट कर लीजिए, कॉपी। वरना हम्म आप पे कार्यवाही हो सकती है। तो अब ये जो हम्म रिट्रैक्शन की प्रोसेस है, कुछ जगह पे क्या होता है कि रिट्रैक्शन यूनिवर्सिटीज
सीरियसली लेती हैं, और कुछ जगह हम्म चुपचाप ये रिट्रैक्शन ले लिया जाता है और किसी को पता भी हम्म नहीं चलता है कि जिस जिस साइलेंट मोड में पेपर पब्लिश हो गए उसी साइलेंट मोड में पेपर रिट्रैक्ट हो गए। बट जो हम्म इंटरनेशनल, कहना चाहिए कि एनआई जिस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब तरीके के डाटा पे नजर रखती हैं, उनकी काफी हम्म पैनी नजर है, और वो लोग इसको कॉल आउट करते हैं कि भाई ये खराब हम्म। है, और उसी का हमको नतीजा देखने को मिल रहा है। तो विकास भाई, मैं आपको ना वापस अपना जो हमारा एक मतलब, आई आई नो ऑल ऑफ दीज डिस्कशंस आर रियली इंपॉर्टेंट, बट हम्म। व्हाट आई वांटेड टू गेट बैक टू यू और लाइक ब्रिंग बैक टू द मेन द पॉइंट दैट वी स्टार्टेड विद वाज के जो एआई जनरेटेड कंटेंट है या जो कॉपीराइटेड कंटेंट है वो इंक्रीज हो गया है, राइट? हम्म। एंड ऑब्वियसली द नंबर ऑफ पेपर्स जो हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं। तो करेक्ट। मेरा एक सवाल आपसे ये है, आप दोनों लोगों से, क्योंकि आप लोग रिसर्च करते हैं और मतलब आप लोग बहुत एक्टिव है इंडियन रिसर्च में, तो मेरा सवाल ये है कि इसकी ज़रूरत, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर पब्लिश करने की ज़रूरत जो है, ये कोई मतलब ये कोई कंपल्शन है या कोई मतलब क्या ये कोई ईगोइस्टिक चीज़ है या कोई एक पॉलिसी फ्रेमवर्क की चीज़ है या कोई ये ऐसी चीज़ है कि आपका रसूख बढ़ता है ज़्यादा पेपर पब्लिश करने से? मतलब क्या ये क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी वाली डिबेट है? तो थोड़ा सा अगर आप उस पर भी बताएं तो। यस, ऑल ऑफ द एबव। अच्छा। जो जो भी आपने बोला, तो अच्छा। सारे फैक्टर उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। हाँ सबसे पहला हाँ। जो फैक्टर मैं कहूँगा कि रिस्पेक्ट, अगर आप पब्लिकेशन, नंबर ऑफ पब्लिकेशन को हम रिस्पेक्ट से कोरिलेट करते हैं बहुत ज़्यादा, हम्म खासकर हम्म इंडियन सिनेरियो में, कि अगर आपके ज़्यादा हम्म। पेपर पब्लिश्ड हैं तो भाई आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है कि अरे इसका फर्स्ट ईयर में ही पेपर आ मतलब गया। यह है कि जो आपने बताया कि वो जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया की जो हम्म। नेशनल इम्पोर्टेंस है, वहां पर तो क्या है, वहाँ पीयर रिव्यू इतना स्ट्रांग है क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर और है लोगों का, ऑब्जेक्टिविटी भी स्ट्रांग है, मतलब स्ट्रांग है। तो वहाँ हो सकता है कि जो अगर ज्यादा पेपर मतलब ज्यादा रसूख ना हो, लेकिन जैसे ही आप नीचे स्टेट यूनिवर्सिटीज में या इस तरीके के जो कॉलेजेस हैं उसमें आते हैं, वहाँ रसूख की ये बात बन जाती है। इज दिस व्हाट यू ट्राइंग टू से? मैंने कहा ये एक फैक्टर है, मतलब हाँ अच्छा। जैसे क्या होता है कि हाँ हाँ। मान लीजिए सालाना आपका इवेल्युएशन हो रहा है कि प्रमोशन के लिए, या आपकी हम्म प्रोफाइल जजमेंट हम्म होने के लिए, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि साल भर में आपका रिसर्च कंट्रीब्यूशन क्या रहा। अब रिसर्च हम्म कंट्रीब्यूशन को मेजर करने का पैमाना क्या है? रिसर्च कंट्रीब्यूशन को मेजर करने का एक, अनफॉर्चुनेटली हमारी नज़र में एक ही पैमाना है कि भाई आपने पेपर कितने पब्लिश किए। इससे भी हम्म। बड़ी बात क्या है कि हम लोग, जो हमारे यूजीसी की गाइडलाइन है उस पे हम लोग कह हाँ देते हैं कि स्कोपस या साइंस इंडेक्स में हाँ। पेपर पब्लिश होने चाहिए, बट हम ये जर्नल्स एम नहीं करते हैं कि किन जर्नल्स में पब्लिश होने चाहिए। डिफरेंस क्या हम्म है आईआईटीज वगैरह में? जैसा मैंने कहा कि जो साइंटिस्ट हैं या जो प्रोफेसर्स हैं उनको इंटरनेशनल रिसर्च का एक्सपोजर है, सो दे आर हम्म फैमिलियर विद टॉप क्वालिटी जर्नल। तो उनका एम क्या हम्म होता है कि वो स्टूडेंट को ट्रेंड करते हैं उसी तरीके से हम्म टॉप क्वालिटी जर्नल में रिसर्च को सबमिट करने के लिए। अब हम्म वहां पे कब रिट्रैक्शन होता है? वहां पे हम्म रिट्रैक्शन तब होता है जब स्टूडेंट ही अपने प्रोफेसर को ब्लफ कर दे, या कई बार हम्म प्रोफेसर, कुछ प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं जो शॉर्टकट, जिन्होंने अपनी कैरियर के दौरान रिसर्च में इस तरीके के शॉर्टकट हम्म लिए और वो बच गए, मतलब वो हम्म पकड़े नहीं गए। तो क्या हुआ कि जब वो खुद प्रोफेसर बने तो उन्होंने हम्म देखा कि वो शॉर्टकट का एडवांटेज है। तो उसमें हम्म दो तरीके की रिसर्च होती हैं। एक रिसर्च में क्या होता है कि हम इवेंचुअली एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं और हम एक हम्म टारगेट एम करते हैं, और अपनी रिसर्च की जो फाइंडिंग है उसको प्रॉपरली रिपोर्ट करते हैं। दूसरे हम्म। तरीके की रिसर्च में क्या होता है कि हम आउटकम पहले ही टारगेट कर लेते हैं कि हमको इस डायरेक्शन में आउटकम चाहिए है। अब ग्राफ पहले हमारा, ही सीधा बन जाएगा है राइट, ना? तो अब हमारे रिजल्ट आए नहीं उस तरीके के, तो हम थोड़ा सा मैनुपुलेशन करते हैं कि ये दिखाने के लिए हाँ कि जो हमारा इंटेंडेड टारगेट है उसको। तो जो हाँ। मैं कहूंगा कि जो हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशन है अगर उसमें इस तरीके की छेड़खानी होती है तो वो जनरली इन डोमेन्स में होती है। बट हम्म जो नॉर्मल इंस्टीट्यूशन होते हैं वहां पे प्रॉब्लम क्या है? सेम, कि प्रिडेटरी जर्नल में पब्लिश करना, वॉल्यूम हम्म पे ज्यादा फोकस करना, कंटेंट हम्म। का पीयर रिव्यू उस क्वालिटी का अवेलेबल नहीं होना, नहीं होना। विद इन द हम्म इंस्टीट्यूशन चेक एंड बैलेंसेस नहीं होना। अब हम्म इंस्टीट्यूट आपको रिसर्च के लिए फंडिंग नहीं दे रहा है, तो वो हम्म आप
कि ऑडिट नहीं कर रहा है कि आपका किस तरीके का आउटकम है, या साल भर में आपने, क्योंकि वो पैसे ही नहीं दे रहे, तो उनको क्या हक है कि वो आप आके हम्म देखें कि आपने, भाई अगर किसी प्रोफेसर की लैब में लैब ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो उसके पास हम्म, क्या ऑप्शन बचता है पब्लिकेशन के लिए? वो क्या करेगा? वो मोस्ट ऑफ बिल्कुल। द केसेस या तो रिव्यू पेपर्स लिखेगा, या मोस्ट ऑफ द केसेस डाटा फैब्रिकेट करके और पब्लिश करेगा। तो इस और रिव्यू पेपर का तो कोई ये मापदंड है ही नहीं कि 100 मा रेफरेंस लेने हैं या 150 लेने हैं, उसमें तो 10 भी ले लो। हाँ भैया, इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने करेक्ट कहा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मुझे सबको लगता है इकट्ठा कर कि दो। हाँ, और एआई ने इस काम को बहुत आसान बना दिया आसान है कर ना। दिया, तो बिल्कुल, अब क्या है स्पेशली परप्लेक्सिटी ने। एंड आई थिंक हमारा जो डिस्कोर्स है रिसर्च का, और आई थिंक मैं जो आपने अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात उठाई है एआई को लेके, राइट। हम एआई परप्लेक्सिटी जैसे जो रिसर्च इंजन्स हैं, राइट, वो क्या करते हैं कि वो लोग मतलब दे गिव यू फुल डेटा विद रेफरेंसेस, राइट। करेक्ट और ये काम उन लोगों का काम बहुत ये चीज़ उन लोगों का काम बहुत आसान कर देती है जहाँ पर आप लोग मतलब जहाँ जिनको बहुत कुछ करना नहीं है ना। जी अच्छा, मैं फिर से एआई एंड आई थिंक तीन लोग बहुत इंटरेस्टिंग, तीन लोग हमारे साथ हैं, मन्ना भी हैं, विकास भी हैं, पवन भी हैं। तीनों लोगों से मेरा एक सवाल है फिर से कि आप मुझे मतलब क्या आप लोगों को ये लगता है कि, एंड आई नो कि देखो अभी ये आया कि एआई जनरेटेड है, टॉप 10 में 9 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या इस तरीके की जो मतलब शर्म है, राइट, क्या आने वाले वक्त में वो ऐसे पेपर्स को कम करेगी, या बिल्कुल बेशर्मी का आलम इतना है कि ये और बढ़ेगा ही बढ़ेगा? मुझे लगता है कि मन्ना भाई और पवन भाई का ओपिनियन लेना चाहिए इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, मन्ना आप बताइए। हाँ, मुझे लगता है इसमें तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही जिस तरीके से चल रहा है। हम्म मेरा खुद की जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जो पीएचडी कंप्लीट किया था उसके बाद मैंने कोलाबोरेशन काम किया था। तो मैंने हम्म उसी टाइम पे देखा था कि मेरा जो पेपर लिखने का जो सेंटेंस बनाने का जो तरीका होता है, तो मैंने उनको जो पहले बोला था फर्स्ट ड्राफ्ट बनाने के लिए, तो मैंने उसी टाइम पे देखा था जो राइटिंग देखा। तो उसमें हम्म मुझे पता चल गया था कि वो एक्चुअली जो टॉपिक है, तो उसमें एक्चुअली वो खुद ही चैट जीपीटी से लिखवाया है, और हम्म उसको अरेंजमेंट करके देखा। तो मैंने वो सेंटेंस स्ट्रक्चर देख के तो मुझे पता हम्म चल गया था। तो बट मुझे लगता है विथ टाइम लोगों को पता चल जाएगा कि वो पैराग्राफ जो जैसे अभी देख के पता चल रहा है, हम्म एडवांस सारे मॉडिफिकेशन आ रहा है एआई की वजह से, तो उसको हम्म साइंटिफिक स्ट्रक्चर में ऐसे भी लिख देंगे जो साइंटिफिक वोकाबुलरी अभी रीच नहीं है जितना, विथ हम्म बढ़ता जाएगा। और उसके हिसाब से हम्म वो पैराग्राफ लिखता रहता है जो कॉमन वर्ड में यूज करता था, वो साइंटिफिक वोकाबुलरी जब रीच होता जाएगा विथ टाइम, वो पैराग्राफ हम्म कैसे लिखा जाएगा कि इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट whether it is हम्म him or by the using the AI। तो हम्म। मुझे लगता है विथ टाइम जितना मॉडिफिकेशन आ रहा है और बढ़ता ही जाएगा। बट उसको कैसे ऑल्टरनेटिवली पकड़ेंगे, जैसे उसकी अगेंस्ट पे जो सॉफ्टवेयर हो या किस तरीके से, वो मेरा अभी आइडिया नहीं है, बट आई सो थिंक। यू आर ट्राइंग टू से कि कितनी भी कुछ भी हमारी शर्म, कुछ भी हमारा मजाक उड़े इंटरनेशनल कम्युनिटी में, जो नंबर ऑफ पेपर्स हमारे एआई जनरेटेड हैं वो बढ़ने ही वाले हैं। इज दैट व्हाट यू ट्राइंग टू से? यस यस यस, बढ़ता जाएगा। मैं वही कह रहा था, जैसे साइंटिफिक वोकेबुलरी जब रीच होगा, जो अभी लोगों को समझ हम्म आ रहा है देख के आसानी से, अच्छा ये इस तरीके से लिखा है, इधर से लिखा होगा, तो वो हम्म स्ट्रक्चर धीरे धीरे विथ टाइम इतना मॉडिफिकेशन होता जाएगा बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट, मतलब जो एआई का हम्म डेवलपमेंट होगा, तो उसी हम्म और बढ़ता जाएगा। और सेकेंडली जो है, मुझे लगता है उसकी हिसाब से जिस तरीके से अभी हो रहा है, जैसे फेलोशिप देखे या जो पीएचडी में आ रहा है, उससे पहले प्रॉपरली ट्रेन नहीं होगा, या पीएचडी के दौरान की राइटिंग हम्म वगैरह ट्रेन नहीं होगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं अभी बहुत आसान हो गया। पहले जैसे मैं फर्स्ट ड्राफ्ट लिखता था, तो हम लोग हम्म को ये सब चीज ऑप्शन था नहीं, तो काफी चैलेंजिंग था लिखना कि कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। तो अभी की टाइम पे लोग बहुत ही आसानी से पैराफ्रेजिंग और ये सब कर रहे हैं बाकी लोगों की कंटेंट लेके। तो एंड आई रिमेम्बर दोज डेज जहाँ पर 6 महीने सिर्फ थीसिस लिखने के लिए दिए जाया करते थे, है ना? कि आराम से 6 महीने लो और थीसिस लिखो। हाँ, क्या? इतना सिस्टम में आ चुका है कि उसकी आदत छुड़ाने के लिए अलग से प्रॉपर, मतलब एथिकल कुछ गाइडलाइन को और ट्रेन बहुत अच्छे से। एआई एडिक्शन सेंटर खोलने पड़ेंगे हैं। एआई से छुटकारा पाए 15 दिनों में।
सो आई थिंक नितिन भाई हैं, पवन भाई हैं मीटिंग में, आप लोगों से भी मेरा अब एक सवाल है, क्योंकि आई थिंक अभी तक जो हम 10-15 मिनट में हमारी बातचीत हुई है उसमें हम ये बात कर रहे थे कि भाई कैसे एआई बहुत ज़्यादा इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में और कॉन्टेक्स्ट में आ चुका है, राइट। अब मेरा सवाल, और आई थिंक हमने काफ़ी उस पर डिस्कशन किया है कि क्या होने वाला है, क्या ये नंबर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, पर मेरा पवन भाई और नितिन भाई आप लोगों से सवाल ये है कि ठीक है, मतलब देखो एआई इज एन इवेंचुअलिटी इन आवर लाइफ्स, राइट। तो डू यू गाइस थिंक कि ये जो होने वाला है या ये जो हो रहा है इसको कर्ब किया जा सकता है, रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, या आप लोगों को लगता है कि ये अनकंट्रोलेबल होने वाला है और मतलब बहुत सारे ऐसे लोग इसका फायदा उठाएंगे जो मतलब they don't have any merit in their research, but because they have number of papers generated by AI, तो वो लोग उसका फायदा अपने प्रमोशंस में उठा लेंगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद पवन भाई ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट एंड देन विल गो टू नितिन भाई। ओके। बहुत ठीक है। थैंक्स। हम्म। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तुम पहले वो रिव्यू का डिस्कशन चल रहा था ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ तो हाँ। अभी इस समय में तुम कौन सा भी रिव्यू लिख लो उसका कुछ मतलब नहीं बनता है। हम रिव्यू इसीलिए लिखते हैं ताकि देखो, हम लोग रिव्यू इसीलिए लिखते हैं कि मोस्ट केसेस में एक जो सब्जेक्ट है, एक बहुत ही टिपिकल सब्जेक्ट है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसका बहुत ही डेप्थ एक रिसर्च एक जगह मिले, नहीं ना, हम्म बहुत ही की इंसाइट्स रहेंगे पेपर्स के, तो वो हम्म एक जगह मिलते हैं ताकि हम लोगों को इजी हो। और उधर उसके हम्म साथ साथ हमको इसका भी एक एक्सेस मिल जाता है कि फ्यूचर डायरेक्शन क्या रहेगा उस पर्टिकुलर रिसर्च में। तो हम्म अभी उसका कुछ मतलब नहीं बनता है। जो रिव्यू सिस्टम है ना, इधर इवन बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि क्या है रिव्यू, और रिव्यू लिखने का ये मेरा पॉइंट है, अभी इतना कुछ पॉइंट नहीं है उसका, क्योंकि हम लोग बहुत इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं। इवन गैप्स एक्सेस कर पाते हैं हम लोग कि भाई चलो इस हम्म पर्टिकुलर रिसर्च में क्या गैप्स है, और वो गैप्स के हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स क्या रहने चाहिए, और इवेंचुअली वो ऑब्जेक्टिव पे काम किया तो तुमको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ये वाला हम्म पहली बात रिव्यू को लेके। और दूसरा बात, जब हम लोग इंडिया के कंटेक्स्ट में देखते हैं, हम लोगों का थोड़ा सा अवेयरनेस का इश्यू है। और जैसे अवेयरनेस मतलब थोड़ा जैसे तुम बोल रहे हो कि मार्केट में अपना क्या इज्जत रहेगा इससे, ये यूज करने के बाद, राइट। ये बिल्कुल। थोड़ा सा बहुत क्या है, सेंसिटिव इश्यू है साइंटिफिक कम्युनिटी में, जो साइंस को बहुत सीरियसली लेते हैं। और जो हाँ लोग लिटरली सीरियस ही नहीं है साइंस को लेके, ऑलरेडी उन लोगों को मजा आता है फैब्रिकेट करके डेटा जनरेट करने में, या उनको जस्ट नंबर से मतलब है, उनको मतलब नहीं है कि हमको मतलब मार्केट मतलब सॉरी, जो हम्म साइंटिफिक कम्युनिटी में हम लोगों का हम्म इज्जत का क्या है, या ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इन हम्म चीजों के प्रति इतना ज्यादा लोड नहीं है, वही लोग ये चीज करते हैं, फैब्रिकेशन, आई है थिंक ना। एब्सोल्युटली इट्स अ रियली गुड पॉइंट। आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है पवन भाई जो आप बोल रहे हो, क्योंकि विकास भाई जब शुरू कर रहे थे ना तो उन्होंने यही बोला कि यार जो नेशनल इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर तो लोगों को फर्क पड़ता है, लेकिन बिल्कुल फर्क आपके पड़ता देश है। में सिर्फ नेशनल इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, आपके देश में स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और उनका नंबर नेशनल इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटीज़ से कहीं ज़्यादा है, और तो क्योंकि वो बाबा कहीं ज़्यादा इसमें है। वर्ल्ड हाँ इसमें में वर्ल्ड में हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। हाँ हमारे पास हाँ हाँ दुनिया हाँ। में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। हाँ पवन भाई आप अपना पॉइंट डेफिनेटली पूरा ना। कीजिए। बट बाबा अभी देखो, बट इसके लिए तो गवर्नमेंट को एंटर करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ लॉज रहने चाहिए, मतलब उसको मतलब हम्म कम करना है, तो ऐसा नहीं कि हम हम्म लोग किसी को बोल के वो नहीं समझेंगे, क्योंकि हम्म सपोज मेरे पास 10 पेपर हैं और मुझे कुछ मिल रहा है, उसके बेसिस पे हम्म मुझे कुछ जॉब मिल रहा है, और हम्म वो ये रिव्यू करने के लिए नॉर्मली सिस्टम है, वो भी रिव्यू करने के लिए भी वैसे ही लोग हैं। तो इवेंचुअली हम्म सपोज तुमको 10 पेपर के बाद जो भी जॉब मिलने वाला है, उसके लिए कोई लोड नहीं आ रहा है, तो 100% वो फैब्रिकेट करके 10 पेपर निकाल लेगा बंदा, है ना। हम्म बट जैसे तुमको दूसरे अभी यूरोप में आना है या कहीं अच्छे जगह जाना है पोस्ट डॉक के लिए, और वो लोग देख रहे हैं कि भाई नहीं, ये बंदा सही से रिसर्च नहीं किया या सही से पेपर्स नहीं लिखे, और एथिकल जैसे इश्यूज हैं बंदे में। हाँ 100% इश्यूज बनते हैं। इवन सपोज तुम चैट जीपीटी से वो अब ये
मन्ना बोल रहा था ना कि चैट जीपीटी से तुम जब लिखते हो वो इतना जनरलाइज फॉर्म देता है, तो इसीलिए हम्म तुम तो हम लोग जब बहुत जनरलाइज फॉर्म देता है जब भी तुम आंसर करते हो कुछ बायो का या हम्म केमिस्ट्री का, वो कुछ हम्म सिस्टम सिस्टम लिख देगा। मैं देख हम्म रहा था कुछ पेपर्स, जब किसी ने, नितिन ने या किसी ने तो वो भेजा था ना, उसके बाद मैं कुछ पेपर्स देख रहा था विकास भाई, उसमें क्या किया है हम्म लोगों ने, अ, हम एक आधा मटेरियल पे काम कर रहा है, कोई सिलिकॉन पे वगैरह काम कर रहा है, तो स्पेसिफिकली सिलिकॉन पे उसका फेज रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा, उसका स्पेसिफिसिटी रहेगा। बट जैसे ही हम्म हम लोग एआई का ये करते हैं, तो बार बार ना वो सेम रिपीटेशन देगा, वो कैटलिस्ट हेलुसिनेट करता है वो। हैलुसिनेट करेगा, एग्जैक्टली हाँ वो हाँ इतना हाँ रिपीटेशन, वो इसीलिए, बट वो रिपीटेशन है, उसके बाद उधर वो बहुत सारे हाइफन्स वगैरह दे देगा, इसका भी ख्याल नहीं आता है लोगों को, इतना भी अवेयर नहीं है, मतलब एटलीस्ट मतलब वो तुम स्किल की भी काफी कमी है, राइट। एग्जैक्टली हाँ मतलब हाँ देखो बाबा, ऐसा नहीं कि इधर लोग, मतलब दूसरे जगह लोग चैट जीपीटी या एआई यूज नहीं करते, बट वो हाँ बहुत ही हाँ हाँ स्मार्टली और सच में तुम्हारा कुछ तो इम्प्रूव करने के लिए यूज करना हाँ। और जस्ट और वो खत्म करने के लिए यूज करने में डिफरेंस है ना। आई थिंक मैं इसी पॉइंट पे लेके आना चाह रहा था, एंड आई थिंक नितिन भाई आप, आई थिंक यू शुड, यस। इफ यू वांट, आई थिंक लेट, व्हाई डोंट यू कम इनटू दिस कॉन्वर्सेशन नाउ, कि देखो एआई तो हो रहा है, होने वाला है, राइट। व्हाट डू यू थिंक के मतलब क्या होना चाहिए? एंड ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू गिव अस एकदम सही आंसर, तो किसी की मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी की भी यहाँ कुव्वत है कि हम एकदम सही जवाब दें। हम, या सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि क्या इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क या क्या इन टर्म्स ऑफ लेट्स से एथिक्स फ्रेमवर्क हम लोग बनाएं, राइट। ऑल्सो बिकॉज सी मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस कॉल, हम लोगों को कुछ ना कुछ या तो नेशनल यूनिवर्सिटीज या इंटरनेशनल एक्सपोजर या इंडस्ट्री का एक्सपोजर है, राइट। सो वी नो हाउ एथिक्स आर टेकन, राइट। वी नो कि भाई कैसे पॉलिसी के बारे में लोग सोचते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप उसके ऊपर टच करो तो नितिन भाई। थैंक यू भाई। अ, मेरा मानना ये, मैं पहली बात मतलब एआई के फेवर में ज़रूर हूँ, लेकिन एआई का यूज़ और मिसयूज़ ये लोगों को समझना पड़ेगा, और इसके हम्म लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। हम लोग जब हम्म पीएचडी में एंटर हुए थे तो सबका कोर्स वर्क हुआ था, पीएचडी कोर्स वर्क। तो हम्म मुझे लगता है कि ये अभी एआई के लिए एक जो है सब्जेक्ट रखना चाहिए, एआई यूज़ और मिसयूज़, क्योंकि वो मतलब अनटच्ड है। वो सब लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको किस लिए यूज करना है, मतलब फैसिलिटेट करने के लिए अपनी रिसर्च को, या फिर हम्म उसी के ऊपर डिपेंडेंट होने के लिए। तो हम्म रिसर्च में लोग जैसे पीएचडी के टाइम से जो है सीरियस रिसर्च करते हैं, तो एक तो कोर्स वर्क में इंक्लूड करना चाहिए मेरे ख्याल से, जो मेजर लाइक मेजर एथिक्स ऑफ इंस्टीट्यूट हैं। एआई काइंड ऑफ कोर्स आपके हाँ, कोर्स वर्क। एथिक्स का कोर्स एक करना चाहिए, इवन मेरे को लगता है कि स्कूल में भी करना चाहिए, क्योंकि हम्म जो है इस तरीके की ट्रेनिंग कहीं पे भी दी नहीं जा रही है कि कैसे यूज करना है और कितना यूज करना है, कैसे क्यों यूज नहीं करना है। तो ये ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए लोग जो है डिपेंडेंट होते जा रहे हैं धीरे धीरे। छोटा सा मेल का रिप्लाई भी करना हो और उसके लिए भी एआई यूज करना है, चाहे रिसर्च टॉपिक पे गैप्स ढूंढने हो, लूप होल्स ढूंढने हो। अगर मैं अभी चैट जीपीटी को 5 पेपर देता हूँ और उसमें बोलता हूँ कि कोई नया रिसर्च बनाओ, ये जो है टाइटल होना चाहिए उसका, ये जो है टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, तो वो दे देगा। लेकिन जो है उसमें फिर जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं ह्यूमंस की, वो हम्म डाउन जा रही है। अभी एक एमआईटी का एक जो रिसर्च पेपर है, उन्होंने ब्रेन मैप किया है चिल्ड्रन में हम्म चैट जीपीटी के यूज से पहले और बाद में। तो उन्होंने हम्म ये अच्छी तरह से जो है शो कर दिया है कि ये कॉग्निटिव एबिलिटीज को अफेक्ट करता है, और ये आने वाले हम्म टाइम में जो है डम बना देगा बिल्कुल, हम्म अगर ये यूज करेंगे। दूसरा, हम इंडिया में पता नहीं कभी किसी पॉइंट पे हमारे पास स्ट्रेटजीज हैं, ओपिनियन सबके अपने अपने हैं, पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, सीडैक है, जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं कंप्यूटिंग में, हम्म वो कभी जो है एआई के ऊपर पॉलिसी लाएंगे, कभी कोई एक्ट बनेगा। अभी हम्म सिर्फ वो एजुकेशन सेक्टर में नहीं, वो हर जगह पे अफेक्ट कर रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे वो सप्लाई हम्म चेन का हो, हर जगह एआई एआई छा रहा है, हर जगह जो हम्म है एआई की इन्वॉल्वमेंट है। तो हर एक फील्ड में जो है एआई के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होने चाहिए, और हर ऑर्गेनाइजेशन में जो है उसके एथिक्स के प्रिंसिपल जो है उस पर ट्रेनिंग होनी चाहिए।
तो हम्म ये सब चीज़ें अभी मतलब इंडिया में खासकर जो है मतलब बहुत टाइम लग जाएगा इसको आने में। और पता नहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी इसको लेके कुछ है या नहीं है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ना, तो जो है ये एआई वगैरह आने से पहले ही आ गई थी। हाँ हाँ और हाँ। अब उसको भी ये लोग चेंज करेंगे। अभी तो जो बेसिक फ्रेमवर्क था उसी में ही जो है जो स्टेट्स हैं इंडिया में वो जो है यूनिफॉर्म तरीके से हम्म एक एक लेवल पे नहीं है। तो हम्म ये सारी चीज़ें हैं और इसमें जो पहल कर लेगा अच्छी बात है। इंट्रोड्यूस कर देगा ये सब कॉन्सेप्ट कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मेरा न्यू न्यू ये एजुकेशन पॉलिसी इस टाइम पे आती तो उसमें एआई के लेके जरूर जो है लोग ची पॉइंट्स रखते, बट वो हम्म पहले आ गई है। और जो एजुकेशन है वो स्कूल लेवल से जो है शुरू होती है। जो ब्रिंगिंग है कि आगे कौन हम्म रिसर्च में जाएगा, कोई कॉरपोरेट में जाएगा, कोई बिजनेस में जाएगा। तो ये अब इंडिया में बहुत बुरी स्थिति में है अभी सिचुएशन एआई को अब लेके। इसमें आई थिंक विकास भाई, मैं आपसे एक चीज, आई थिंक नितिन भाई ने बहुत अच्छी एक बात बोली है कि एथिक्स ऑफ एआई टाइप कोर्स हमारे कोर्स वर्क में होना चाहिए, राइट? तो आपका थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू कि इस एथिक्स ऑफ एआई का कोर्स मान लो अगर यूनिवर्सिटीज नहीं करती है, राइट, तो क्या एक ग्रुप ऑफ लोग, है ना, क्या वो लोग इकट्ठा होके इस तरीके की कोई चीज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस कितनी होगी, और उसको इम्प्लीमेंट मान लो अगर किया जाए तो कैसे किया जाए, थोड़ा सा अगर उसके ऊपर आप बताना चाहो। एंड अगेन लाइक मे बी एथिक्स ऑफ एआई के ऊपर अगर आप कुछ बताना चाहोगे यार, क्या एज अ रिसर्चर एथिक्स ऑफ एआई का क्या किस तरीके का फ्रेमवर्क आप लोग देखते हो? विकास भाई, वी कैन स्टार्ट विद यू एंड देन मन्ना भाई, वी कैन कंक्लूड दिस डिस्कशन विद योर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? Yes, it will be great if we could give हम्म concluding remarks in हम्म हम्म this question, so हम्म everybody can pitch in their ideas. So हम्म my first point regarding ethical uses of AI, first in research particularly, I want to bring your notice that already some journals has given that space for ethical usage. So if you हम्म are taking help from AI, just recognize it. There is some plagiarism content also, that there is a limit that that much content should not be crossing that limit. So 5%, हम्म 10% is the limit. सो अगेन ये किस लिए है? ये इसलिए कि आप एआई की मदद से अपने काम को बेहतर बनाएं। तो जो नितिन भाई ने कहा कि बेहतर यूसेज की अवेयरनेस जरूरी है। तो जैसे पीएचडी कोर्स वर्क हुआ या स्कूल एजुकेशन हुआ, या मेनली मैं चाहूँगा कि यूजीसी और एमएचआरडी जैसे संस्थाएं, इंक्लूडिंग एआईसीटीई, ये सारी हम्म संस्थाएं, इनको इस पे स्टेप लेना पड़ेगा। हम हम्म जैसे इंडिपेंडेंट बॉडीज लगातार इस पे बात कर रही हैं। खासकर अगर आप देखेंगे तो आईटी फील्ड में इन चीज़ों के बारे में बहुत डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि इट इज़ डायरेक्टली इम्पैक्टिंग देयर जॉब। तो इथिकल यूसेस के बारे में कई आईटी की ऑर्गेनाइजेशन है जो एआई के बारे में बहुत अच्छी ट्रेनिंग और कैसे उसका इस्तेमाल क्या किया जाना चाहिए, इंडिपेंडेंट कोर्सेज लेके आई हैं। अनफॉर्चुनेटली वो हमारे एजुकेशन फील्ड में उसका एक्सटेंशन किया जा सकता है, और मुझे लगता है बहुत इफेक्टिव भी होगा। तो यस, मैं टोटली एग्री करता हूँ कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस और डिस्कशन होने की ज़रूरत है। जो तो अच्छी बात है कि हम लोगों ने ये डिस्कशन आज शुरू किया, और चाहेंगे अपन कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये डिस्कशन पहुँचे। एब्सोल्युटली। क्योंकि मेन यही है कि डिस्कशन पहुंचेगा तो लोग ऑटोमेटिकली अवेयर होंगे और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। यस। मन्ना भाई, व्हाई डोंट यू कंक्लूड? ethics सॉरी। हम्म। मेरा भी यही कहना है कि जैसे अभी जो है एआई यूज जो विथ टाइम तो बढ़ेगा, लेकिन उसको तो कुछ रुक ही नहीं सकते। बट दो चीज कहना है। एक है कि रिसर्च करना और उस रिसर्च आर्टिकल को पब्लिश करना। उसके अंदर जो है दो चीज है कि हाउ टू राइट। तो वो राइटिंग जो है एक बेस्ट वे में रिप्रेजेंट किया जाता है कोई भी काम को। तो ये राइटिंग जो है पहले लोग लिखते थे कैसे, उसकी हिसाब से पब्लिकेशन क्वालिटी होता था। तो पहले जो होता था यूज होता था जैसे ग्रामरली जैसे सॉफ्टवेयर यूज किया जाता था जहाँ पे साइंटिफिक सेंटेंस की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए। अभी एआई आया है तो एआई के हिसाब से लोग सेंटेंस बना भी रहा है।
तो हम्म। विथ टाइम ये इतना बढ़ेगा, लेकिन उसको हिसाब से मुझे लगता है जैसे अभी भी जैसे होता है प्लेगरिज्म होती है, तो प्लेगरिज्म चेक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होती है जैसे ऑथेंटिकेटेड जैसे अलग अलग सॉफ्टवेयर है। तो उस तरीके से सॉफ्टवेयर की यूज मुझे दो चीज चाहिए। एक है कि इसको जब रोक ही नहीं पाएंगे तो इसको एक्चुअली प्रॉपरली ट्रेन तो होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, कि कैसे हम्म। किया जाएगा, उसकी एथिकल गाइडेंस। और सेकेंडली कितनी लिखा जा रहा है एआई से, उसकी जो प्लेगरिज्म होगा उस तरीके से सॉफ्टवेयर भी होनी चाहिए कि उसको पकड़ पाए कि हम्म। कितनी परसेंटेज हो रही है। क्योंकि बिल्कुल। मुझे लगता है कि डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, तो उसके हिसाब हम्म। से जो साइंस करते हैं, और साइंस हो या कोई भी टॉपिक पे रिसर्च करते हैं, उसमें जो बैरियर रहता था अभी भी है, जो राइटिंग स्किल बहुत सारे लोग ये इंस्टीट्यूट में बहुत ही प्रॉब्लम है। तो उस जगह पे हेल्प लेना मुझे लगता है बहुत ही जरूरत भी है। मतलब जब इस तरीके से सॉफ्टवेयर आते हैं कि जो रिसर्च हम्म। कर रहा है उसको आसानी से पब्लिश करे, जहाँ पे किसी भी एडवांटेज लिया जाए कहीं भी सॉफ्टवेयर से, बट उस हम्म। प्लेगरिज्म टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो है उसको पकड़े और उसकी पॉलिसी के हिसाब से ट्रेनिंग पॉलिसी एज वेल एज वो जो कितनी परसेंटेज लिखा है उस तरीके से हम्म। तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन पे मुझे लगता है बहुत ही अच्छा ही होगा मतलब विथ टाइम। हम्म। वैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है वो जो बोलते हैं कि भाई तुम्हारा एआई कंटेंट वगैरह कितना है, वो कोई क्विलबोट है, उसके बाद कुछ टर्निटिन है, जीपीटी जीरो है, फिर जो आपका जीपीटी जीरो है, टर्निटिन है इवन उसके पास भी। हाँ, इन लोगों स्कॉलर ने भी जीपीटी फैसिलिटी जीपीटी का बिल्ड कर दी। जीपीटी के जो हम लोग एक्सप्लोर जीपीटीज करते हैं तो उधर बहुत सारे जीपीटीज हैं। बट ये हम्म। इथिक्स के साथ साथ ना बाबा देखो, जब जैसे गूगल आया मार्केट में तो सब लोग गूगल हम्म। यूज कर रहे हैं, हम लोग ऑलवेज, हम लोगों का जो ब्रेन है हम लोग ऑलवेज ये पिक करते हैं कि सबसे इजी और सबसे हम्म। बेहतरीन हो। और एआई हम्म। जो है वो इतना इजी और अच्छा है डेफिनेटली। इथिक्स के साथ साथ ही इसका सबसे बेहतरीन और बहुत ही प्रोडक्टिव यूज कैसे किया जाए, वो दोनों का एक कॉम्बिनेशन हमको मार्केट में लाना चाहिए। ये तो यूज करेगा, यूज करे, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हम कितना भी बोलेंगे ना तो आगे तुम कोई मेल आया तो बंदा सीधा कॉपी पेस्ट मार के वो उसको करेगा ही, वो हम्म। कोई मत ये नहीं है। बट बहुत ही हम्म। बेहतरीन और बहुत अलग तरीके से मतलब अपना खुद का दिमाग यूज करके उसको थोड़ा सा हम्म। क्या है और कंटेंट को अपलिफ्ट करके मार्केट में भेजा जाए, वो ज्यादा बहुत अच्छा जरूरी है। सॉरी। एग्जैक्टली जैसे अभी भी ट्रेन का किया जाता है, जैसे हम लोग जो पेंसिल में भी टाइम पे कुछ सॉफ्टवेयर के ट्रेन किया जाता है, जैसे लीडजेन हो या ग्रामरली हो या हम्म। जो भी सॉफ्टवेयर है, मुझे लगता है इस तरीके से कोई ट्रेनिंग सेशन होनी चाहिए। तो वो हम्म। इंस्टीट्यूट के थ्रू या कोई मतलब ऑर्गेनाइज्ड अलग बाहर की ऑर्गेनाइजेशन हो जो कोर्स ऑफर करे, तो उसमें हम्म। कॉम्बिनेशन पे ओवरऑल एक आउटपुट अच्छा ही होगा, तो उसका एथिकली सही। हम्म। Wonderful. So I think, so I'm going to now just quickly conclude this conversation. Thank you to all four of you. आप लोगों ने बहुत शानदार बातें बोली हैं। बहुत ज़रूरी है जो इस समय देश का रिसर्च का परिप्रेक्ष्य है उसके अंदर, मतलब हो सकता है कि जो लोग स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में हैं या जो इंडिया में हैं उन लोगों को इन बातों का बहुत ना पता चले, पर जो लोग इंडिया से बाहर हैं और जो इंडियंस इंडिया से बाहर हैं वो लोग इन बातों को देखते हैं, समझते हैं, और उन लोगों के ऊपर भी उंगलियां उठाई जाती हैं जब भी इंडिया के अंदर इस तरह की कोई चीज़ होती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक इस तरीके का एथिकल फ्रेमवर्क या तो भारत सरकार लेके आए या कोई रिसर्च बॉडी लेके आए, ताकि, और अगेन आप चारों लोगों से एक बात बहुत अच्छी समझ में आई है कि एआई का इस्तेमाल गलत नहीं है, लेकिन एआई का गलत इस्तेमाल बहुत गलत है, और आई थिंक इसी चीज़ को हमें ध्यान रखना है आने वाले वक्त में। बट थैंक यू टू ऑल फोर ऑफ यू एंड थैंक यू टू हुएवर इज लिसनिंग। आई डोंट नो हु विल लिसन टू दिस, बट हुएवर इज लिसनिंग, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और इसी तरीके से हम लोग इस तरीके के कॉन्वर्सेशंस करते रहेंगे। अगर आप लोग हमारे कॉन्वर्सेशंस में जुड़ना चाहते हैं, इस मीटिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ज़रूर बताएं, ज़रूर लिखें। हम क्या आगे डिस्कस कर सकते हैं इंडियन साइंस या इंडियन रिसर्च को लेके, उस बारे में भी ज़रूर हमें बताएं। हम आगे बिल्कुल इस बात पर चर्चा करेंगे। और आई थिंक आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है। पीस आउट।